जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि टार्क और स्टार्टर की बात हुई और साथ में हमने स्पेशल केज रोटर भी देखा। स्पेशल केज रोटर क्या होते हैं? हाई टार्क रोटर्स होते हैं, जिसमें हमने दो टाइप देखे, एक डबल केज और दूसरा देखा डीप बार। ठीक। अब ये जो रोटर आपने देखा उसके आगे का टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि स्पेस हार्मोनिक्स का थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और उस टॉपिक का नाम होगा इफेक्ट ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। स्पेस हार्मोनिक्स का थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आज का हमारा टॉपिक है। पहली बात तो हार्मोनिक्स क्या होती हैं, दूसरी बात स्पेस हार्मोनिक्स क्या होती हैं, और तीसरी बात इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इंडक्शन मोटर में हम देखेंगे तो वैसे ही बाकी मशीन में भी इफेक्ट पड़ेगा, जो भी रोटेटिंग मशीन होगी। ठीक। तो पहली बात हार्मोनिक्स जान लीजिए। हार्मोनिक्स क्या होती हैं? जैसे ये एक वेव फॉर्म है और मान लेते हैं ये जो एसी की वेव फॉर्म है, इक्वल बनाइएगा जरा एरिया। मान लेते हैं ये जो वेव फॉर्म है ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेकंड में ऐसी ही 50 साइकिल पूरी करेगी। ठीक है। एक साइकिल में लिए गए टाइम को, एक चक्कर में लिए गए टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक। ये है जो एक चक्कर में जितना टाइम ले रहा है या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहा है वो है टाइम पीरियड। अब दिक्कत क्या है इसमें? जो हार्मोनिक्स होगी वो हार्मोनिक्स क्या होगी? इंटीग्रल नंबर, या ये कहिए इंटीग्रल प्रोपोर्शन टू मेन वेवफॉर्म। जैसे हो सकता है कोई ऐसा हो जो t/2 टाइम ले, मतलब अगर एक वेव फॉर्म, मेन वेव फॉर्म एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए टाइम t ले रही है तो एक दूसरी वेव फॉर्म उतने में ही दो चक्कर पूरी कर देगी अपनी। ये हो सकता है कोई और वेव फॉर्म हो वो इतने में ही तीन चक्कर पूरी कर देगा। ये जितने चक्कर ये पूरी कर रहे हैं ना उसी मेन वेव फॉर्म के टाइम पर, ये हार्मोनिक्स हैं। ये है जो दो चक्कर पूरा करेगा उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स, जो तीन चक्कर पूरा करेगा उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स और कुछ नहीं होता, हार्मोनिक्स केवल और केवल जो मेन वेव फॉर्म होती है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चलती हैं।
जो मेन वेव फॉर्म जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो हार्मोनिक्स अगर सेकंड ऑर्डर की होगी तो उतने ही टाइम में 2 साइकिल पूरी करेगी, अगर थर्ड ऑर्डर की होगी तो उतने ही टाइम में 3 साइकिल पूरी करेगी अपनी, फोर्थ ऑर्डर की होगी तो उतने ही टाइम में चौथा 4 साइकिल पूरी करेंगी, 4 साइकिल, 4 चक्कर। ठीक। अब इससे होता क्या है, इसका मतलब ये है, हार्मोनिक्स का मतलब ये है, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में समझा जाए तो साइन या कॉस का वेव फॉर्म, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी हायर ऑर्डर का क्यों होगा, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर का हुआ तो उतने में 2 साइकिल पूरी कर रहा अपनी, अगर थर्ड ऑर्डर का हुआ तो उतने ही टाइम में 3 साइकिल पूरी कर रहा है। इसका मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर ऑर्डर की है, और फ्रीक्वेंसी मेन वेव फॉर्म के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा इंटीजर में होगी, मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कभी आपको 2.5 नहीं पाएंगे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं पाएंगे, हमेशा किस में पाएंगे, इंटीजर में। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मैकेनिकल के लैंग्वेज में बोलेंगे, ये तो थे मैथमेटिक्स लैंग्वेज, अगर आप मैकेनिकल के लैंग्वेज में बोलेंगे तो हार्मोनिक्स और कुछ नहीं होती, वो होती है नॉइज, और कुछ नहीं होती। ठीक है, वो क्या है, नॉइज, और ऐसी नॉइज जो कि मेन नॉइज को क्या करे, इंटरफेयर करके डिस्टर्ब करे। एक तो नॉइज होगी, जैसे हम अच्छे से बोल रहे हैं, ये हमारा माइक है, नॉइज कैंसिलेशन माइक है, हमारे बगल में कोई खड़े होकर के बोलेगा तो इस माइक तक आवाज नहीं जाएगी। जिस मेरे कॉलर के पास ये लगा है तो ये मेरी ही आवाज कैच करके बोलेगा। अगर सिस्टम में कोई गाना चल रहा है या कोई स्टूडेंट कोई गाना चलाकर सुन रहा होगा तो उस गाने को ये माइक क्या करेगा, कैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये हार्मोनिक्स या नॉइज को क्या करे, आइसोलेट कर सके, ये बता सके कि कौन हमारा यूजफुल वॉइस है और कौन हमारे लिए नॉइज है। तो नॉइज वो होती हैं जो मेन वेव फॉर्म को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। अगर जो डिस्टर्ब नहीं कर रही है वो हमारे लिए नॉइज नहीं है, वो बेकार है हमारे लिए। तो नॉइज हम उसी को मानते हैं जो हमारी मेन वेव फॉर्म को क्या करे, डिस्टर्ब करे। तो हार्मोनिक्स का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर होता है वो मेन वेव फॉर्म के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, तो मेन वेव फॉर्म को डिस्टर्ब करेगा। इस वजह से मैकेनिकल की भाषा में हार्मोनिक्स को क्या बोलते हैं, नॉइज। अब मेन वेव फॉर्म अगर फ्लक्स जनरेट कर रही है तो हार्मोनिक्स भी क्या है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये भी फ्लक्स जनरेट करेगी। मेन वेव फॉर्म अगर टार्क जनरेट कर रही है तो ये भी क्या करेगी, टार्क जनरेट करेगी। करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अब ये तो हुई बात हार्मोनिक्स की। दूसरी मैंने क्या अंडरलाइन किया था वर्ड, स्पेस हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है टाइम हार्मोनिक्स, दूसरी होती है स्पेस हार्मोनिक्स। टाइम हार्मोनिक्स हमेशा आपको मिलेगी वेव फॉर्म में, जो अभी तक हमने पढ़ा, एक ही टाइम में 2 साइकिल 3 साइकिल पूरी कर रही। स्पेस हार्मोनिक्स मिलेगी क्यों, कब, ड्यू टू एयर गैप। एयर गैप में किसकी वजह से, स्लॉट के अंदर जो वाइंडिंग होगी उसकी वजह से, वाइंडिंग का जो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से, इनकी वजह से जो हार्मोनिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेस हार्मोनिक्स। स्पेस हार्मोनिक्स हमेशा आपको एयर गैप में मिलेंगी। स्पेस हार्मोनिक्स हमेशा आपको फिजिकल तौर पर इनका इफेक्ट दिखेगा। टाइम हार्मोनिक्स का फिजिकल तौर पर इफेक्ट नहीं दिखेगा, इनका इफेक्ट क्या दिखेगा, वेव फॉर्म में दिखेगा आपको। वेव फॉर्म परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं रहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आर्मेचर रिएक्शन आपने पढ़ा, वो एग्जाम्पल किसका है, टाइम हार्मोनिक्स का। ठीक है, लेकिन उस आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो कम्यूटेशन नहीं हो रहा वो किसका एग्जाम्पल है, स्पेस हार्मोनिक्स का।
क्योंकि वहां पर फ्लक्स डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है। अब स्पेस हार्मोनिक्स, टाइम हार्मोनिक्स हमेशा वेव फॉर्म में देखेगी। अब स्पेस हार्मोनिक्स की हम लोग बात करेंगे। स्पेस हार्मोनिक्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो हो गई मेन वेव फॉर्म। मेन वेव फॉर्म मतलब जैसे साइन ओमेगा टी मैंने लिखा, ठीक है, यह है मेन वेव फॉर्म। अब अगर ओमेगा टी का 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 5 ओमेगा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आगे आपके पास दो चॉइस हैं। एक होती है इवन हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स का मतलब सेकंड ऑर्डर के हो गए, फोर्थ ऑर्डर के हो गए, सिक्स ऑर्डर के हो गए, एट्थ ऑर्डर के हो गए, टेंथ ऑर्डर के, ऐसे दो के मल्टीपल में वो इवन ऑर्डर हो गए, ऐसे डॉट 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 करके लिख लीजिए। दूसरे हो गए ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स कौन से होंगे? 3, 3 के बाद क्या हो गया? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13 ऐसे करके। ठीक है। तो एक से लेकर के इनफाइनाइट के नंबर तक को, इंटीजर को आप क्या करेंगे, एक है मेन वेव फॉर्म, उसके बाद इवन और उसके बाद ऑड। इवन हार्मोनिक्स की क्या कंडीशन होती है कि ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री, ये आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं फोरियर सीरीज में, ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का क्या मतलब है? फोरियर सीरीज ये बताती है कि किसी भी वेव फॉर्म को आप साइन और कोसाइन के सम में लिख सकते हैं, सम या डिफरेंस। ठीक है। तो जब हाफ वेव सिमेट्री होती है, उसमें फोरियर सीरीज की हाफ वेव सिमेट्री के कारण दीज हार्मोनिक्स कैंसिल्ड आउट। ये कैंसिल्ड आउट क्यों होती हैं? इस प्रॉपर्टी के कारण। इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं होती। प्रेजेंट कौन सी होती हैं? ऑड हार्मोनिक्स। तो ऑड हार्मोनिक्स ये हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेंगी, चाहे बात ट्रांसफार्मर की हो, चाहे बात रोटेटिंग मशीन की हो। मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था टर्सरी वाइंडिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पर जो थर्ड हार्मोनिक्स है उसके लिए आपको जीरो करंट पाथ, जो जीरो इंपीडेंस पाथ मिल जाता है, तो थर्ड हार्मोनिक्स उसी डेल्टा वाले लूप में घूमती रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। और स्टार कनेक्शन में दिक्कत क्या है कि अगर आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो थर्ड हार्मोनिक्स फेज से कहां जाएगी? लाइन में डिस्टर्ब करेगी। तो हार्मोनिक्स का जितना कम ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा वो डोमिनेटिंग नेचर की होती है। तो सबसे अच्छा, ये तो हार्मोनिक्स है नहीं, ये तो वेव, मेन वेव फॉर्म है। उसके बाद क्या आया? ये तो हट गए। तो सबसे डोमिनेटिंग कौन सा नेचर होगा? थर्ड का। उससे कम डोमिनेटिंग किसका होगा? फिफ्थ का। जैसे जैसे हार्मोनिक्स का ऑर्डर बढ़ेगा उसका डोमिनेंस कम होगा, उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। तो ये भी एक यहां पर लिख लीजिएगा, एज ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स increases its dominance reduced, या ये कहिए its effect on main waveform reduced। उसका जो मेन वेव फॉर्म का इफेक्ट होगा हार्मोनिक्स का, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा हार्मोनिक्स का इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम। तो सबसे जो डेंजरस हार्मोनिक्स होती है वो होती है थर्ड, फिर कौन सी होती है? फिफ्थ, फिर होती है सेवेंथ। अब थर्ड के बारे में जरा देखिए क्या कहानी है। जैसे स्टेप वाइज चल रहे हैं
वैसे ही चलिएगा, ज़्यादा भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझनी है, रटनी नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज्ड रहेंगे हमेशा। क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्ट बहुत ही कम पूछा जाएगा। जो लोअर लेवल के एग्जाम हैं उनमें ही डायरेक्ट आता है, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग वो देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देंगे मशीन का क्वेश्चन तो मशीन वहाँ पर घूमते हुए ही नजर आएगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। थर्ड हार्मोनिक्स के बारे में देखते हैं। थर्ड हार्मोनिक्स में क्या है, इसका ऑर्डर थर्ड है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी का या मेन वेवफॉर्म का 3 टाइम्स है। जितने टाइम में मेन वेवफॉर्म एक चक्कर लगाएगी, अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी, उतने ही टाइम में कितनी साइकिल कंप्लीट कर देगी, 3 साइकिल। थर्ड ऑर्डर की है, 3 साइकिल वो पूरी करेगी। चलिए, अगर मैं आर फेज की बात करूं तो मैं आई आर क्या लिखूंगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अगर वाई फेज की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, आई एम साइन ओमेगा टी -120। ये 3 फेज सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर ही है। ये है बी फेज का। अब थर्ड हार्मोनिक्स में क्या होगा, इक्वेशन कैसा होगा ये देखिए, आई आर थ्री। ये 3 का मतलब क्या है कि आर फेज की थर्ड हार्मोनिक्स। इसका क्या बनेगा, आई एम साइन 3 ओमेगा टी। इसका क्या बनेगा, आई वाई का आई एम साइन 3 ओमेगा टी -120 इंटू 3 360। आई बी थ्री, इसका क्या बन जाएगा, आई एम साइन 3 ओमेगा टी प्लस 3 इंटू 120। ये तो हो गया 0। 360 का मतलब 0, सीधी सी बात ये है, 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री। तीनों थर्ड हार्मोनिक्स आपने 3 फेज में पढ़ रखा है कि अगर मैं इनका, ये बैलेंस्ड सर्किट है, इफ दिस इज बैलेंस्ड, तो इनका जो नेट आएगा आई आर आई वाई और आई बी का रिजल्टेंट वो 0 आएगा। ये आपने पढ़ रखा है, तभी तो बैलेंस्ड सर्किट में न्यूट्रल में करंट 0 होती है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अच्छा यहां पर 0 होने का क्या कारण है, यहां पर 0 होने का कारण यह है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, ऐसा कुछ बनेगा वेवफॉर्म, ये नेट हो जाएगा 0। यहां पर 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे के फेज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेट फेजर सम इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसी वजह से थर्ड हार्मोनिक्स ट्रांसफार्मर में डोमिनेटिंग नेचर की होती है। यहां पर भी डोमिनेटिंग नेचर की होंगी, वो देखना है हमें। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर भी होंगी कि नहीं होंगी, हमने सबसे डोमिनेटिंग हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स से लगी, तो हम थर्ड हार्मोनिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं आपके सामने। ये जो भी आपको ओमेगा टी में प्लस माइनस दिख रहा है, ये सब क्या है, टाइम एंगल। सब क्या है, टाइम एंगल। मैंने आपको बताया था जो भी वेव फॉर्म में शो होंगे वो टाइम एंगल होंगे, और जो भी स्पेस में दिखेंगे आपको आंखों से वो क्या होंगे, स्पेस एंगल। और मैंने आपको बता रखा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है कि टाइम एंगल भी मिलता है वेव फॉर्म के कारण और स्पेस एंगल भी मिलता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेस एंगल बैलेंस्ड 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितना होता है, तीनों फेज कैसे रखे जाते हैं, 120 डिग्री के उसमें फेज डिफरेंस में। अब देखिए टाइम में तो ये तीनों फेजर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या थर्ड हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड यही होगा जो यहां पर है मेन का, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जनरली क्या होता है, जितने आर्डर का फ्रीक्वेंसी होता है उतने ही आर्डर का मैग्नीट्यूड उतना ही कम हो जाता है। जैसे ये ओमेगा 3 ओमेगा बना तो ये हो जाएगा 1/3, अगर ओमेगा 5 ओमेगा बनेगा तो ये हो जाएगा IM/5। ठीक, अभी हम मैग्नीट्यूड पर नहीं जा रहे हैं,
ये ध्यान आ गया तो इस वजह से मैंने बता दिया। अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन था यहां पर कि थर्ड हार्मोनिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं, वो एक दूसरे के फेज में आ जाती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती हैं। अब जब भी सपोर्ट करेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों ऐड होंगी, और जब ऐड होंगी तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो होती है सर्कुलेटिंग करंट। कौन सी होती है? सर्कुलेटिंग करंट। और मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसफार्मर में आपको टर्शियरी वाइंडिंग इसी वजह से लगाई जाती है क्योंकि वहां पर थर्ड हार्मोनिक्स के कारण जो भी करंट आएगी इन तीनों का सम, अलजेब्रिक सम या फेजर सम, वो उसी टर्शियरी वाइंडिंग में फ्लो होगी। लेकिन यहां पर क्या है, इन इंडक्शन मोटर हमारे पास वेवफॉर्म में टाइम एंगल कितना है? 120 डिग्री। और साथ में मैंने आपको बताया था कि स्पेस एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ये टाइम एंगल तीनों फेज को जीरो किए दे रहा है, मतलब तीनों हार्मोनिक्स, वो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स के तीनों फेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या बना रखा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में? क्या बना रखा है? स्पेस एंगल। अब स्पेस एंगल से क्या कमाल होता है वो देखिए। स्पेस एंगल से कमाल ये होगा कि जो आर फेज का थर्ड हार्मोनिक्स है वो ऐसा रहेगा, वाई फेज का इससे 120 डिग्री पर, और बी फेज का इससे 120 डिग्री पर। अब ये जो 120 दिख रहा है आपको, ये वाला है स्पेस एंगल। टाइम एंगल ने तो तीनों को एक क्या किया? एक लाइन में ला दिया। फेज डिफरेंस उनका क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। लेकिन स्पेस एंगल ने 120 डिग्री का क्या कर दे दिया? स्पेस एंगल। अब इनका जब नेट निकालेंगे, नेट फेजर सम, वो क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों आया जीरो? जीरो होने का कारण क्या था? स्पेस के कारण। अब यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है या नहीं? बिल्कुल है, पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स जनरेट हो रही है, डोमिनेट कर रही है, हमने वहां पर टर्शियरी वाइंडिंग दिया, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज किया, तो यहां पर थर्ड हार्मोनिक्स क्यों नहीं जनरेट हो रही है? तो आप क्या बताएंगे कि थर्ड हार्मोनिक जनरेट तो हो रही है लेकिन टाइम के कारण तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ट्रांसफार्मर में स्पेस एंगल होता नहीं है, लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या बन गया? स्पेस एंगल। अब स्पेस एंगल में जब इनका नेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सम। क्यों जीरो निकलेगा? क्योंकि यहां पर देखिए अगर तीनों का ये बराबर है और उनमें 120 का एंगल है तो नेट डिफरेंस क्या निकलता है? जीरो। ये आप थ्री फेज में निकाल कर देखे भी होंगे। कहानी समझ में आ गई? अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स में कौन कौन सी थी? शुरुआत कहां से थी? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 भी आएगा। 15, 17, 19, 21 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे जो डोमिनेटिंग थी, ये डोमिनेटिंग थी। डोमिनेटिंग क्यों थी? मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक्स का ऑर्डर जितना कम होगा उतना ही वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ठीक, ये डोमिनेटिंग है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्यू टू स्पेस एंगल। कितना है स्पेस एंगल? 120 डिग्री का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा है, उसमें आरएमएफ के लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रोटर को रोटेट करने के लिए आपने कहा कि टाइम और स्पेस दोनों का एंगल चाहिए। ठीक है, हम एंगल दे देते हैं, लेकिन हम 120 का ना दे करके 90 डिग्री का दे रहे हैं या 60 डिग्री का दे रहे हैं, तो क्या मोटर स्टार्ट होगी? होगी। क्योंकि आरएमएफ के लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों एंगल प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन 120 देने का एक कारण क्या है? एक तो सिमेट्री दिखे, दूसरा क्या रहे? थर्ड हार्मोनिक्स खत्म हो जाएगा। अगर इनके बीच में एंगल 120 ना हो करके कुछ और है
तो कभी भी उनका अलजेब्रिक सम 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई खत्म। अब उससे नेक्स्ट ऑर्डर का कौन सा है? 5, 7 और उससे हाइयर ऑर्डर। अब 5 और 7 को मैं एक जनरल फार्मूले में लिख रहा हूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पेस हार्मोनिक्स, एक जनरल फार्मूला दिए दे रहे हैं, H इज इक्वल टू 6K प्लस माइनस 1। जहां पर K की वैल्यू है 1 2 3, इंटीजर है। जब K की वैल्यू 1 रखेंगे तो मुझे H की दो वैल्यू मिलेगी, एक 5 और एक 7। जब मैं K की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे H की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी? 11 और 13। देखिए यही मिलता चला जा रहा है। तो इसी को मैंने जनरल फार्मूले में ये लिख दिया। तो स्पेस हार्मोनिक्स जो इंडक्शन मोटर में प्रेजेंट होती हैं वो कौन से ऑर्डर की होती हैं? 6K प्लस माइनस 1। यहां पर जो प्लस सिंबल है वो क्या हो, वो कब होगा, और माइनस क्या है वो कब होगा, वो देखिए। प्लस जो है वो बताएगा कि हार्मोनिक्स रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज मोटर। जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर रही है, या ये कहिए जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो ऑर्डर की हार्मोनिक्स भी रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सातवां ऑर्डर का हार्मोनिक्स होगा वो इन द सेम डायरेक्शन एज मोटर, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन। और जो 5 होगा वो क्या होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन। निगेटिव वाला क्या हो जाएगा? मोटर के रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसी तरह यहां पर 13 वाला मोटर के रोटेशन डायरेक्शन में, 11 वाला मोटर के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो माइनस वाला है वो मोटर में क्या लगा रहा है? ब्रेक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? और जो प्लस वाला है वो क्या कर रहा है? मोटर को एक्सेलरेट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मेन वेव फॉर्म का काम क्या है? मोटर का ऑपरेशन करना, मोटर या मशीन का कोई भी हो। अब हार्मोनिक्स जब भी होगा वो हमेशा दूसरे को क्या करेगा? मेन वेव फॉर्म को डिस्टर्ब ही करेगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये मेन वेव फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी बड़े आदमी को, खली को और राजपाल यादव को एक काम दे दें, तो खली क्या कहेंगे कि राजपाल यादव का भी वेट हमें ही उठाना पड़ रहा, तो उनसे कहेंगे कि आप दूर हो जाओ, ये काम हम अकेले ही करते हैं। मतलब दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है। या तो खली के बराबर ही कोई दूसरा आदमी वहां पर है तब वो हाथ बटाए, अदरवाइज क्या है कि खली को अगर कोई वेट उठाने को कहेंगे तो राजपाल यादव को भी उठाएंगे और उस वेट को भी उठाएंगे। ठीक वैसे ही यहां पर होता है। मेन वेव फॉर्म जो है, अगर वो मोटर को रोटेट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो सेवेंथ वाला क्या करेगा? उसमें जर्क देगा, नॉइज देगा। क्यों? क्योंकि जितने में मेन वेव फॉर्म एक चक्कर पूरा कर रही है उतने में कितने चक्कर पूरा करेंगे? 7। मेन वेव फॉर्म एक फुल टार्क लगा रही होगी, ये क्या कर रहे होंगे? 7 बार पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, 7 बार निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये 7 साइकिल पूरी कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ये अननेसेसरी का केवल नॉइज क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी का केवल लॉसेज क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी का केवल फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी का केवल मैकेनिकल लॉसेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इससे होता क्या है वो देखिए। तो हमने क्या कहा? मोर डोमिनेटिंग या 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो डोमिनेटिंग हार्मोनिक्स होती हैं वो थर्ड नहीं होती। कौन सी होती हैं? 5 और 7, फिफ्थ एंड सेवेंथ ऑर्डर। जैसे से हाइयर ऑर्डर बढ़ेगा इनका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो मेन डोमिनेटिंग हार्मोनिक्स हमारे लिए कौन सी हैं? 5 और 7। 5 और 7 एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं। एक रोटेशन की डायरेक्शन में टार्क लगाएगी, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब इससे इफेक्ट क्या होता है वो देखिए। ये है स्पीड और ये है टार्क।
टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रा किया जाए तो कुछ ऐसी होती है। कुछ ऐसी, ऐसी होती है। सेवेंथ वाला क्या कर रहा होगा? सेवेंथ वाला इधर से कहीं मान लीजिए, ऐसे, और फिफ्थ वाला जनरेटर वाले मोड पर काम करेगा, तो फिफ्थ वाला कुछ ऐसा कर रहा होगा, ऐसा। ये है फिफ्थ ऑर्डर का और ये है सेवेंथ ऑर्डर का। मोटर वाला मोड हमारा इधर है, इस वजह से सेवेंथ वाला इधर दिखाए हैं, ठीक है। इसका इसका इधर वाला पोर्शन ऐसे जाएगा, तो वही है, ये वाला इधर दिखाया है, ठीक है। आप चाहें तो काली ये वाला कर्व भी दिखा सकते हैं, ठीक। इसकी जो स्पीड होगी वो होगी ns/7, और इसकी क्या स्पीड होगी? ns/5, ठीक है। ns/7 क्यों? ये आप पढ़े ना, F इज इक्वल टू 120f/p। तो अगर आप फिफ्थ ऑर्डर का निकाले तो ns फिफ्थ क्या हो जाएगा? 120f इंटू फ्रीक्वेंसी यहां पर 5 टाइम्स हो जाएगी बाई p। तो जो आपकी nth स्पीड निकलेगी, मतलब ये वाली, ये क्या है? ns है। तो आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, फिफ्थ ऑर्डर में ये क्या हो जाएगी? फिफ्थ ऑर्डर में जो स्पीड होगी वो होगी ns/5। ये किसकी स्पीड? रोटर की। इसी तरह सेवेंथ वाले में 1/7। अब उससे देखिए हुआ क्या। इन दोनों कर्व को, जो आपने 5 और 7 का लिखा है वहां पर, उनको ऊपर ले जाइए और फर्स्ट वाले ग्राफ में सुपर इंपोज कर दीजिए। सुपर इंपोज का मतलब, मैं यही वाला कर्व उठाकर ऊपर ले जा रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। और ये वाला कर्व उठाकर ऊपर ले जाइए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इधर देख लेते हैं। ये है लोड टॉर्क की लाइन और ये है मोटर के टॉर्क की लाइन। जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल पॉइंट। स्टेबल पॉइंट ना बोलिए, वर्किंग पॉइंट बोलिए। सोचिए अगर ये हार्मोनिक्स ना होती, हार्मोनिक्स ना होती, तो ये जो लोड वाला कर्व है ये मोटर वाले कर्व को एक ही जगह कट करता और यही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाता। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब यहां पर क्या होता है, हमें यह पता चल जाएगा कि कितना लोड टार्क है और कितना मोटर टार्क है। और लोड टार्क हमारा मतलब मोटर टार्क हमारे लोड को कैरी करने में सक्षम है, कैपेबल है। मोटर हमारा लोड को कैरी करने के लिए कैपेबल है। बस इतनी सी बात पता चलती है। मतलब मोटर ओवरलोड तो नहीं चल रही है, मोटर अंडर लोड तो नहीं चल रही है, ये सब पता चलता है। लेकिन अगर ये हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो ये लोड कर्व मोटर वाले कर्व को कितनी जगह कट कर रहा है? एक यहां पर कट किया, एक यहां पर कट किया, एक यहां पर कट किया, एक यहां पर कट किया। इन दोनों को जरा मैं छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड निगेटिव है तो ये जनरेटर वाले मोड पर है।
तो 5 वाले की बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो इन दो पॉइंट की बात करेंगे, ए और बी। ए और बी पर देखिए, जो मोटर है वो मोटर का टार्क ये है, और जो लोड है, लोड की लाइन ये वाली है। तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि लोड ज्यादा है और मोटर का टार्क कम है। जब लोड ज्यादा है, मोटर का टार्क कम है, तो कभी भी मोटर एक्सीलरेट करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो ये जो ए और बी पॉइंट हैं, इस पॉइंट के बीच में मोटर क्या करेगी? इसी पॉइंट के बीच में घूमती रहेगी। मतलब कभी मोटर यहां पर रन करेगी इस स्पीड पर, कभी इस स्पीड पर, कभी इस स्पीड पर, कभी इस स्पीड पर, क्योंकि जैसे इसके ऊपर जाना चाहेगी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लोड टार्क ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, मोटर की स्पीड 1/7 स्पीड पर रन कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनआर एनएस के करीब था, एनएस तो था नहीं, वो एनआर एनएस का कितना हो गया? 1/7। 1/7 का मतलब समझ रहे हैं कितने परसेंट? इसको 100/7 कर दीजिए तो 7 त्रिक 21, 16% मान लीजिए, 16% के आसपास। अगर इस पर स्लिप जरा देखें तो स्लिप कितनी हो जाएगी? एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस। तो स्लिप आपकी हो जाएगी कितनी? 6/7। कितनी हो जाएगी? 7 छंग 42, 7 8 56, 80% के लगभग। और स्लिप नॉर्मली कितनी होती है? 3 से 4%। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स, बेसिकली सेवेंथ हार्मोनिक्स, क्योंकि मोटर में तो सेवेंथ ही रहेगा, फिफ्थ तो जनरेटर वाले में काम करेगा, या ये कहिए कि फिफ्थ क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में टार्क लगाएगा। तो मोटर क्या करेगी? अपनी फुल स्पीड को ना अचीव करके अपनी रेटेड स्पीड का या सिंक्रोनस स्पीड का 1/7 स्पीड में ही रन करेगी, धीरे धीरे रन करेगी। और इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग एक ऐसी घटना है जब इंडक्शन मोटर अपनी रेटेड स्पीड ना अचीव करके सिंक्रोनस स्पीड का 1/7 स्पीड पर या 1/5 पर रन करे, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। क्यों होता है? ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक्स। और स्पेस हार्मोनिक्स में से भी कौन सी डोमिनेटिंग है? फिफ्थ और सेवेंथ। तो क्रॉलिंग आपको पता चल गया कि क्या होता है। जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड अचीव ना करके अपनी रेटेड स्पीड का या सिंक्रोनस स्पीड का 1/7 स्पीड पर ही रन करे, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉलिंग। अब हमें इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है या एवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मोटर को हम रेटेड स्पीड पर रन करने के लिए बनाए हैं, और ऐसा तो चाहते नहीं है कि मोटर अपनी रेटेड स्पीड का 1/5 या 1/7 पर चले। बेकार है, स्लिप इतनी ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है। स्लिप जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ही कम होगी। तो इसको रिड्यूस या अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? चॉर्डिंग करते हैं, या इसी को बोलते हैं सॉल्ट पिच क्वाइल्स या वाइंडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चॉर्डिंग या सॉल्ट पिच क्वाइल कहा जाए कि क्यों रखा जाता है, तो क्या बताएंगे? क्रॉलिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो तो पता चल गया। कैसे करते हैं ये आपको पढ़ाएंगे हम सिंक्रोनस में। वहां पर चॉर्डिंग का पूरा टॉपिक होगा, सॉल्ट पिच क्वाइल का पूरा टॉपिक होगा, तो वहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए कि इसको कम करने के लिए, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दूसरा, मैग्नेटिक लॉकिंग, या ये कहिए फॉगिंग। होता क्या है? जब
स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स, जब स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर, या ये कहिए रोटर के नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स के इंटीग्रल मल्टीपल में हो जाए। यहां पर n लगा दीजिए। n क्या है? इंटीजर। अगर रोटर में 4 पोल हैं तो स्टेटर में, अगर स्टेटर में 4 पोल हैं तो रोटर में 4 के मल्टीपल में पोल नहीं होनी चाहिए। इफ स्टेटर में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 पोल हैं तो रोटर में 4 के मल्टीपल में जो भी होगा वो नहीं आएगा। 4 के मल्टीपल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, तो उसके मल्टीपल में नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है, अगर मल्टीपल में आ जाता है तो क्या होता है? रोटर एंड स्टेटर पोल्स आर aligned to each other, hence motor fails to start। मोटर क्या हो जाती है? जब दोनों पोल एक दूसरे के अलाइंड हो जाते हैं तो मोटर स्टार्ट होने में फेल कर जाती है। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग। जब मोटर के में रोटर के पोल स्टेटर के पोल के इंटीग्रल मल्टीपल या इक्वल हो जाते हैं तो इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ पोल्स। स्टेटर और रोटर के पोल क्या होंगे? एक दूसरे के अलाइन कर जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल सामने। एक n है तो दूसरा s। अब अगर n चाहेगा कि हम घूमें तो s चाहेगा या तो हमें साथ लेकर के घूमो या चुपचाप जैसे हम बैठे हैं, खड़े हैं, वैसे ही रहो। तो एक चाहेगा घूमना लेकिन दूसरा उसको क्या कर देगा? रोक देगा। तो हम क्या कहते हैं कि पोल्स परफेक्टली लॉक्ड हो गए। तो मोटर क्या हो जाती है? स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट नहीं होती मतलब घूमती नहीं। तो हमारे पास चॉइस क्या है कि ये कभी भी इक्वल ना हो। मतलब अगर ये 4 है तो 4 के मल्टीपल में जो भी होगा वो ना हो। जैसे 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, और क्या 14 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। होंगे तो इवन ही ना, क्योंकि पोल हमेशा मैग्नेटिक पोल इवन नंबर ही होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल में है तब क्या है? तो आपके पास इसको वो रिड्यूस करने का या एवॉइड करने का क्या है? पहला तरीका है कि पी रोटर इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी स्टेटर। ये तो पहला तरीका है जो हमने यहां पर कर दिया। 4 है तो 6 होंगे या 10 हो या 14 हो। दूसरा तरीका क्या है? स्क्यूइंग। मैंने आपको बताया है स्क्वायरल केज रोटर में जो रोटर के कंडक्टर होते हैं, बार होते हैं, वो क्या होते हैं? स्क्यूड होते हैं। स्क्यूड का मतलब तिरछे। ठीक है, परफेक्टली अलाइंड नहीं होते, तिरछे होंगे। ठीक है, ये जैसे मार्कर है आपको सीधा दिख रहा, ऐसा नहीं, ऐसे होंगे। ठीक है, ताकि क्या है, एक पोल ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहे, ऐसा तिरछा। ये कभी भी परफेक्टली अलाइंड नहीं होंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? स्पेस हार्मोनिक समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि चीजें समझ में आ गई। नहीं आई फिर से देखिएगा लेक्चर। अगर फिर भी डाउट है तो फिर से पूछिएगा। लेकिन इसको जैसा मैंने समझा है वैसे ही आपको समझाया हूं। रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप रटेंगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, फिर भूल जाएंगे। तो क्रॉलिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए चॉर्डिंग करते हैं या शॉर्ट पिच कॉइल का इस्तेमाल करते हैं या वाइंडिंग का। कॉगिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो स्टेटर रोटर के पोल स्टेटर के पोल के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं रखते हैं, या
कंडक्टर को क्या कर देते हैं, वो पोल्स को स्क्यूड कर देते हैं। रोटर और स्टेटर के पोल क्या करेंगे, एक दूसरे पर परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं रखते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी टार का वो स्टार्टर ऑफ केज मोटर का हमें क्या करना था, न्यूमेरिकल करना था। हो सकता है कल मौका मिलेगा तो कल करा देंगे आपको। और फिर एक दिन का जनरेटर है, और फिर ये आपका चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर आगे बढ़ेंगे। तो रिवाइज कीजिए चीज़ों को, अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।